माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी विद आरके में। तो आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो चर्चा का विषय है वो विज्ञान के पाठ 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी चर्चा करने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर आपके सभी विषयों की चर्चा की जाएगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अब बातचीत करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य है जब कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें नए गुण समाहित होते हैं और इस अभिक्रिया में शामिल होने वाले तत्व या पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। यदि अभिकारक 2 से अधिक होते हैं तो उन्हें धन चिन्ह से जोड़ा जाता है और इसी प्रकार जब उत्पाद हमें 2 से अधिक मात्रा में मिलते हैं उसे भी हम धन द्वारा जोड़ते हैं। याद रखें कि इसमें जो बीच वाला चिन्ह होता है वो तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। जो तीर का निशान है वो हमारे उत्पाद की ओर संकेत करता है, अर्थात तीर के निशान से बायां हाथ के तरफ अभिकारक होते हैं जबकि दाएं हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं। अगर हम बात करें सरल शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया की, भोजन का पाचन होना, श्वसन प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगना और दूध से दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जब अभिक्रिया की पुष्टि की बात करें तो उसके रंग में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन तथा ऊर्जा का निकलना, ये इस बात की और संकेत करते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब आप बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। अगर रासायनिक समीकरण को एक वाक्य के रूप में लिखा जाएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इस कथन को संक्षिप्त करने के लिए जिस कथन या जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं हम उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमें जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अगर हम इसको कथन के रूप में लिखेंगे तो इतना बड़ा कथन हमें लिखना पड़ेगा कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो हमें जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इस कथन को इस प्रकार ना कहकर हम जब इसको संक्षिप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बातचीत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। मुख्यतः हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, कृपया आप लोगों से यह सलाह है कि आप जब भी वीडियो देखने के लिए बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि इस चैप्टर को आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा से पूर्व ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब बातचीत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। जैसे संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक ही तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात संयोजन शब्द से ही स्पष्ट है कि मिलकर बनने वाला। जैसे A और B मिलकर C उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करता है। अब इसमें एक शब्द जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके संपन्न होने पर ऊष्मा का ह्रास होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। जैसे उदाहरण के रूप में प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तथा ऊष्मा का ह्रास होता है। इसी प्रकार श्वसन प्रक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। C6H12O6 की अभिक्रिया 6 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के बनने के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, C6H12 अर्थात ग्लूकोज। इसी प्रकार जब सड़े गले पत्तों से हम कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं तो उससे भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसके दूसरे प्रकार वियोजन की बात करते हैं। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों में विभक्त हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ए का वियोजन बी तथा सी के रूप में हो जा रहा है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह वियोजन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे ऊष्मा के माध्यम से वियोजन किया जा सकता है, विद्युत के माध्यम से वियोजन किया जा सकता है और प्रकाशीय माध्यम से वियोजन किया जा सकता है। जैसे ऊष्मीय वियोजन का प्रकार देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के बुलबुले आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो वह विद्युत वियोजन का एक प्रकार है। इसी प्रकार प्रकाशीय वियोजन, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वह सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाते हैं। अब बातचीत करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। जब अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को अपने स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में आयरन सल्फेट मिलता है। इसमें कॉपर के स्थान पर आयरन जुड़ जाता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अगले प्रकार की बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की, जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों के आदान प्रदान करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम के स्थान पर बेरियम ले लेता है तथा बेरियम के स्थान पर सोडियम ले लेता है, तो उत्पाद के रूप में हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तथा उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया की बात करें, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उस अभिक्रिया को आप अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब अपचयन और उपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम अपचोपचय या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाता है जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है तथा ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें अमूमन परीक्षा में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में संपन्न होती है, अर्थात उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब बातचीत करते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व और उसे संतुलित करना सीखेंगे। लावायसे और जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा दो सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत तथा दूसरा सिद्धांत स्थिर अनुपात का सिद्धांत दिया गया।
प्रथम नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी बराबर ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और दूसरे नियम के अनुसार, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में शामिल होते हैं, उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब बातचीत करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इन अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जा सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए जो विधि आप लोग के पाठ्यक्रम में शामिल है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एक रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, एरो का निशान है Fe2O3 प्लस H2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो Fe के परमाणु की संख्या 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में 2 हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, एक तरफ तत्व और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या को अंकित कर लेंगे, और दूसरी तरफ उसके राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणु की संख्या को अंकित कर लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रही तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों का ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अब हम इस अभिक्रिया में तत्वों को छांटते हैं, जैसे Fe आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें उपस्थित तत्व हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में इनके परमाणु की संख्या Fe के 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 है। राइट हैंड साइड में आयरन के परमाणु की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है। सर्वप्रथम हम H2O के परमाणु की संख्या बराबर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसे 3 से गुणा करने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वो इस प्रकार होता है Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस H2। अब इसके बाद हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को। यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 6 हो चुकी है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 हो चुकी है। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए इसे हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होता है। अब चेक करते हैं कि किसके परमाणु की संख्या बैलेंस नहीं हुई है। Fe के परमाणु की संख्या इधर 2 है, जबकि इधर 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6 है, जबकि इधर 6 हो चुकी है, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है। यह 3 हाइड्रोजन का भी होगा और ऑक्सीजन का भी होगा, जबकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 है। अब केवल आयरन के परमाणु की संख्या बैलेंस कर, तो अब Fe के परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए इसे 2 से गुणा करते हैं। तो 2Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस 3H2O हमें जो अभिक्रिया या समीकरण प्राप्त होता है। और ध्यान रहे कि जो भी अंक से हम इसको गुणा करते हैं इसे हमेशा आगे लिखा जाएगा, और पीछे लिखने पर आपका समीकरण गलत हो जाएगा। जांच कर लेते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित हुई है या नहीं हुई है। Fe के परमाणु की संख्या 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 6 है। ध्यान रहे ये परमाणु की संख्या से गुणा होता है। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है। इस प्रकार हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभिक्रिया है KClO3, उत्पाद बन रहा है KCl प्लस O2, तो ये अभिक्रिया संतुलित है नहीं है, इसके हम जांच करते हैं। पोटेशियम के परमाणु की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन के परमाणु की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर 3 है, जबकि इधर 2 है, अर्थात अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो सर्वप्रथम हम तत्वों को छांटकर उनको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित उनके परमाणु की संख्या अंकित कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणु की संख्या अंकित कर लेते हैं।
राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए इसे हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो होता है KClO3 KCl प्लस 3O2। उसके बाद पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित यह यौगिक को हम 2 से गुणा करते हैं। तो KCl तथा पुनः O 2 से गुणा हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर पोटेशियम के परमाणु की संख्या 2 हो चुकी है जबकि इधर 1 है, क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2 हो चुकी है जबकि इधर 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो चुकी है। अर्थात हमें आवश्यकता है कि राइट हैंड साइड के KCl को 2 से गुणा करने पर हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। अर्थात K को 2 से गुणा करने पर और क्लोरीन को 2 से गुणा करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो होता है 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। एक बार परमाणु की संख्या की जांच कर लेते हैं। पोटेशियम में परमाणु की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। क्लोरीन की परमाणु की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 है, इधर भी 6 है। इस प्रकार अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। अब बातचीत करते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के उदाहरणों की। तो इसके प्रमुख उदाहरण हैं संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण की बात करें, जब कोई धातु वायु या नमी या अम्ल के संपर्क में आता है तो उसके जो सतह है वो कमजोर पड़ जाती है, उसमें परत जम जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या फिर चांदी के सतह का काला पड़ जाना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बचाव की बात करें तो इसके कई बचाव हो सकते हैं जिसके द्वारा संक्षारण लगने से उस धातु को बचाया जा सकता है। जैसे पेंट लगाकर उसमें रंग कर देंगे या यस्त लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, ग्रीस लगाकर या मशीन ऑयल लगाकर संक्षारण से रोक लगाया जा सकता है। अब बातचीत करते हैं विकृति गंधिता की। जब खाद्य पदार्थ या वसायुक्त भोज्य पदार्थ वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है जिसे सामान्यतः विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। इसके जो उपाय हैं वो है वायु के स्थान पर उसमें नाइट्रोजन का भरा जाना, जो सामान्यतः आप लोग कुरकुरे या चिप्स के पैकेटों में देखते हैं। उसमें जो उपस्थित वायु होती है वो नाइट्रोजन होती है। और खाद्य पदार्थ को ऐसे बर्तनों में रखा जाएगा जो वायु रोधी हो, जिसमें वायु का प्रवेश न हो, या शीतलन द्वारा या उस खाद्य पदार्थ को ठंडा करके भी विकृत गंधिता होने की प्रक्रिया से रोक सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर बताइएगा कि आप लोग को कौन से विषय में समस्या हो रही है, तो हम अगली वीडियो उसी विषय पर बनाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।